ये लेक्चर नंबर 2 है थर्मोडायनेमिक्स रिवीजन का। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग कुछ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कॉन्सेप्ट्स देखे थे, मीन फ्री पाथ एंड स्पेसिफिक हीट एंड इंटरनल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी एंड ऑल एंड मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रियल गैस, आइडियल गैस, ये सब देखे थे। और उसके बाद हम लोग कुछ थर्मोडायनेमिक्स में आ चुके थे। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम देख लिए थे, आइसोलेटेड, क्लोज एंड ओपन सिस्टम, देन एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हम लोग देख लिए थे। सो इस लेक्चर में हम उम्मीद करेंगे कि एटलीस्ट थर्मोडायनेमिक्स की चीज़ें ख़त्म हो जाए। सो चलिए शुरू करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। सो फर्स्ट हेडिंग इज साइक्लिक प्रोसेस। ओके, सबसे पहले हम लोग साइक्लिक प्रोसेस है ना, तो अभी हम लोग प्रोसेसेस देख रहे हैं ना, डिफरेंट प्रोसेसेस, एंड उसके बाद फिर हम लोग एक करके डिफरेंट प्रोसेस का वर्क डन देखेंगे, राइट। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो। मान लो एक गैस का ये स्ट्रेट पाथ है और अगेन ये यहाँ पे आ गया, ठीक। तो दिस पॉइंट इज इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है क्या नहीं अभी हम लोग बात करेंगे। दूसरा है आपका वेरी बेसिक है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि आपको मालूम है वर्क डन कितना होता है, PdV, और वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, dV जीरो होगा, तो ये वर्क डन जीरो होगा। इसका PV डायग्राम कैसे बनता है, ये मान लो P है, ये भी है, तो चूँकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो थ्रू आउट वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। सो दिस इज आइसोकोर, दिस लाइन इज नोन एज आइसोकोर, राइट। द नेक्स्ट इज, ओह सॉरी, ये तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, नहीं ऐसा होना चाहिए आइसोकोर, वॉल्यूम फिक्स रहे, वॉल्यूम एक पॉइंट पे फिक्स है, प्रेशर चेंज हो रहा है। सो दिस इज योर आइसोकोर। देन आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसमें क्या कांस्टेंट होता है, तो ये सब वेरी बेसिक है। टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, तो चेंज इन प्रेशर जीरो, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर जीरो, ठीक। टेम्परेचर कांस्टेंट और चेंज इन टेम्परेचर जीरो। और आइसोथर्म कैसा होता है, PV डायग्राम में आइसोथर्म मालूम है आपको, दिस इज योर आइसोथर्म। नेक्स्ट एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट चेंज इज जीरो, डेल्टा Q इज जीरो, देयर इज नो हीट चेंज, ठीक है। हीट चेंज यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता है, तो डेल्टा Q इज जीरो। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसका क्या कंडीशन है याद रखना है आपको। डेल्टा Q यहाँ पे जीरो होता है, और ये भी कुछ ऐसा ही होता है, ये वो आपका एडियाबेटिक लाइन है ना, एडियाबेट्स। अच्छा, कई बार सवाल पूछता है कि एडियाबेट और आइसोथर्म में कौन ज़्यादा स्टीपर होता है, तो ध्यान रहे डेफिनेटली जो हमारा एडियाबेटिक कर्व है दैट इज मोर स्टीपर है ना, ये आइसोथर्म है और ये एडियाबेटिक है। अगर दोनों को एक साथ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा, तब तो कंपेयर करेंगे, दोनों को एक साथ करेंगे तो एडियाबेटिक इज मोर स्टीपर है ना, एडियाबेटिक इज मोर स्टीपर। स्लोप किसका ज़्यादा होगा, देख लो स्लोप किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ठीक है। तो एडियाबेटिक इज मोर स्टीपर है ना देन आइसोथर्म। सो यू शुड माइंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन ज़्यादा स्टीपर होता है। आइसोकोर और आइसोबार एक ग्राफ आपको याद रखना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, नोट करके। एक बार एक एग्जाम में पूछा था एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर, और इसमें आइसोकोर और आइसोबार दिया हुआ था। तो बोला था कौन आइसोकोर होगा कौन आइसोबार होगा, मतलब किस में प्रेशर कांस्टेंट होगा किस में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो ये जो है ये आपका आइसोकोर होगा और ये आइसोबार होगा।
क्यों होगा आप इसका लॉजिक खुद ढूंढेंगे, ठीक, मैं बता नहीं रहा हूँ, आप इसका लॉजिक खुद से ढूंढें कि क्यों होगा, ठीक। ओके वेल, तो ये थे कुछ डिफरेंट प्रोसेस जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको मालूम है कि चूँकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होता है, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे जीरो होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्या होता है बेटा, जीरो। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी क्या है, डेफिनेशन क्या है इंटरनल एनर्जी का, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो जो टेम्परेचर थर्मल वाइब्रेशन जो अंदर में कर रहे हैं उस जो एनर्जी है दैट इज इंटरनल एनर्जी। तो अगर आइडियल गैस है तो यहाँ पे नो इंट्रैक्शन एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, जो भी एनर्जी है वो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी है और वो उनका थर्मल एनर्जी है और वो उनका इंटरनल एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगा, और अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बहुत जगह इस्तेमाल करेंगे हम लोग। देखो पहला इस्तेमाल तो इसका ये हो जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद करो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, जो भी हीट देते हैं वो दो काम में खर्चा होता है ना, वर्क डन और या चलो इसको आगे बात कर लेंगे। और डिफरेंट प्रोसेस हो गया, अब हम लोग देखेंगे वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस। उससे पहले मैं आपको बता दूं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आएंगे, ठीक है। उससे भी पहले कुछ आपको दो कोफिशिएंट याद रखने हैं। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, और दूसरा होता है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी या आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, है ना। तो शायद यहाँ SC होता है, देख लेना, आई मस्ट बिलीव, आई एम कन्फ्यूज। तो इसको अल्फा से डिनोट करते हैं आइसोथर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन को, और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी को E ऑफ सब्सक्रिप्ट T। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, इसीलिए टेम्परेचर, ये T मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, ठीक है। तो अल्फा जो है ये होता है -1/v और डो P बाई डो V, सॉरी माइनस नहीं प्लस होता है 1/v एंड डो V बाई डो T एट कांस्टेंट प्रेशर, 1/v डो V बाई डो T एट कांस्टेंट प्रेशर। अल्फा क्या होता है बेटा, 1/v डो V बाई डो T एट कांस्टेंट प्रेशर। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी जो है E ऑफ T, ये आपका हो जाता है -v डो P बाई डो V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल है ना, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, ठीक। एक आता है आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी, उसको बीटा ऑफ T से डिनोट करते हैं। तो जो बीटा ऑफ T होता है वो 1/e ऑफ T होता है, तो इसका उल्टा करोगे तो -1/v और ये हो जाएगा डो V बाई डो P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। सो ये तीन कांस्टेंट मतलब डिफरेंट कोफिशिएंट आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा 1/v डो V बाई डो T एट कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी E ऑफ T -v डो P बाई डो V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी जस्ट द अपोजिट ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, ठीक। कई बार आइसोएंट्रोपिक पूछ लेता है, या हाँ एडियाबेटिक इलास्टिसिटी। तो देखो क्या होता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, यानी कि जो चेंज इन एंट्रोपी है वो जीरो होता है यहाँ पे, ठीक। तो इसीलिए एडियाबेटिक प्रोसेस को
आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। इसका मतलब है वैसा प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी क्या हो, जैसे आइसोथर्मल मतलब थर्मल कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोएंट्रोपिक मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, एंट्रोपी कांस्टेंट हो, ठीक। तो इसीलिए एडियाबेटिक प्रोसेस को आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो कई बार एडियाबेटिक इलास्टिसिटी बोल देता है, इसका मतलब ES पूछ रहा है, मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा -V ∂P/∂V एट कांस्टेंट एंट्रोपी। और एडियाबेटिक कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा, βT दैट इज βS 1/ES, यानी कि -1/V ∂P/∂P एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ठीक है। तो कांस्टेंट एंट्रोपी वाला को ये सब का नाम क्या है, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। एडियाबेटिक इलास्टिसिटी, एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ पे आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, बस चेंज क्या है, यहाँ पे आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है और यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट है। क्यों एडियाबेटिक बोलते हैं पता चल गया, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, यानी चेंज एंट्रोपी 0 होता है। इसी को एडियाबेटिक प्रोसेस को आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज, ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद देखते हैं 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास दो सिस्टम है और थर्मल इक्विलिब्रियम है और दे आर इन कांटेक्ट विथ थर्ड वन, देन थर्ड वन इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब मान लो ये सिस्टम 1 है, ये सिस्टम 2 है, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में। कैसा है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। अब इनसे अगर कोई भी एक थर्ड ऑब्जेक्ट आ जाए थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब कांटेक्ट में, तो अगर ये लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में था तो ये भी सेम टेम्परेचर T पे क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, है ना। ये तो मालूम है, बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत फंडामेंटल चीज़ है। ओके, सो इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट in thermal equilibrium, and if we connect a third body in between them or with contact with them, then third body will also reach the thermal equilibrium, है ना। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें क्या होता है, लॉ जो भी हीट देते हैं वो हमारा एक तो वर्क डन में खर्चा होता है और दूसरा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्चा होता है ना। ये देखो डेल्टा इसमें दोनों में लिखे हैं और इसमें डी लिखे हैं, क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है ना। डी यू मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये सब क्या है, दोनों इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। वाई दीज आर इन एग्जैक्ट एंड दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, क्योंकि Q और W जो है ये पाथ डिपेंडेंट है। ये लोग क्या है, पाथ डिपेंडेंट है, मतलब पाथ पे डिपेंड करता है। और ये क्या है, इंटरनल एनर्जी जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इंटरनल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि ये लोग पाथ पे डिपेंड करता है। यानी कि साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होता है। इसका मतलब इंटरनल साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा कि नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट कि पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और हीट और वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है। दैट्स वाई दीज आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, दिस डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक। ओके, बेटा दे अब बहुत बढ़िया।
इसमें और कुछ ठीक है, यहाँ तक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको थोड़ा और जनरल वे में लिखे तो यहाँ पे और एक टर्म ऐड होता है, दैट इज आई थिंक प्लस मी डी यू प्लस म्यू डी एन। दिस इज द मोर जनरल लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। म्यू इज द केमिकल पोटेंशियल, है ना, म्यू केमिकल पोटेंशियल, और डी एन क्या है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल है, सो डी एन इज द डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। सो म्यू इज द केमिकल, तो ये है मोर जनरल। इसमें ये थर्ड हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे केस में ये जीरो होता है, मतलब इन जनरल थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोग यूज करते हैं उसमें इस तरह के सिस्टम्स नहीं होती है, तो दैट्स वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स होता है। तो एक्चुअली हम लोग जो सिस्टम यूज करते हैं उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं करता है समय के साथ, इसीलिए नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट होता है। तो चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल डी एन जीरो होता है, इसीलिए टर्म खत्म रहता है हमारे इन जनरल सिस्टम में, ठीक। लेकिन ऐसा सिस्टम आ जाए जहाँ पे एन वेरी करे तो फिर वहाँ पे मतलब लगातार दो सिस्टम के बीच में अगर एन का ट्रांसफ़र हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर आ रहे हैं जा रहे हैं पार्टिकल्स, जैसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में होता है ना, इंसेंबल में होता है, ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल में नंबर ऑफ पार्टिकल फ्लक्चुएट करते हैं, तो वहाँ पे ये टर्म भी ऐड हो जाता है और इसका भी इंपॉर्टेंस आ जाता है। इसको आप उस समय नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, कहाँ पे, ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल में। एनीवे फिलहाल हमारा ये टर्म अभी थर्मोडायनेमिक्स में ये ख़त्म रहता है। ओके वेल, और इनको स्टेट प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ये जो पाथ इंडिपेंडेंट वाले चीज़ होते हैं इनको क्या बोलते हैं, स्टेट प्रॉपर्टी। स्टेट प्रॉपर्टी का मतलब है ये सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करते हैं, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट, ठीक। ये टर्म भी कहीं पे यूज हो सकता है, तो आप इसको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक। केमिकल पोटेंशियल जीरो होता है व्हेन सिस्टम इज इन डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम। ओके, केमिकल पोटेंशियल म्यू कब जीरो होता है, व्हेन सिस्टम इज इन डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम, है ना। जब डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम में सिस्टम होता है तो केमिकल पोटेंशियल जीरो होता है। नेक्स्ट जो एक सवाल आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो BHU DU में ऐसा क्वेश्चन जैम में भी पूछ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। किस पे बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्लियर है। यहाँ से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। ओके, इसको मिटा दे अब। वेल, सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट जो है जो इंटरनल एनर्जी है उसके बारे में कुछ आप याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। यू के बारे में कई बार सवाल आ जाता है इंटरनल एनर्जी के बारे में। इट्स इंक्रीजेज विथ प्रेशर दैट इज विथ कॉम्प्रेशन, बट इट्स डिक्रीजेज विथ वॉल्यूम दैट इज विथ एक्सपेंशन, राइट। इंक्रीजेज विथ प्रेशर बट डिक्रीजेज, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज विथ वॉल्यूम। अच्छा, प्रेशर बढ़ा रहे हैं मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है कॉम्प्रेशन। तो कॉम्प्रेशन बोल दे चाहे प्रेशर इंक्रीज बोल दे, बात बराबर है। डिक्रीज इन वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम घटा रहे हैं, मतलब डिक्रीजेज विथ वॉल्यूम। अच्छा, मतलब वॉल्यूम अगर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, कॉम्प्रेशन वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में भी क्या, एक्सपेंशन में ये घटेगा। क्यों, देखो अभी अभी बताया कि मान लो ये सिस्टम है, पैक है, इसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल है। इंटरनल एनर्जी क्या है, ये जो मोशन कर रहे हैं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो थर्मल एनर्जी है, वो है इंटरनल एनर्जी। तो अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे, अभी मान लो यहाँ तक है, अब इसको पूरा प्रेशर कर देंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे मतलब वॉल्यूम घटाएंगे ना, वॉल्यूम को घटा दिए, इतना प्रयोग कर दिया, तो अब क्या हो गया, वॉल्यूम घट गया, सॉरी हाँ वॉल्यूम घट गया बट प्रेशर बढ़ गया, है ना। वॉल्यूम घट गया, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो वही नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत कम एरिया में आ जाएगा,
है ना, बहुत कम एरिया में भी इनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा कोलिजन होने लगेगा, ज़्यादा कोलिजन होने लगेगा, मार काट ज़्यादा होगा तो फिर गर्मी ज़्यादा, खून पूरा एकदम खुल जाएगा ना, ज़्यादा हीट हो जाएगा, ज़्यादा कोलिजन होगा तो ज़्यादा थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो इस केस में इंटरनल एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी। दूसरा सिचुएशन अभी यहाँ पे है, ऐसे है, ठीक, आराम से कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। वॉल्यूम बढ़ा देने का मतलब है प्रेशर घटा दिए, वॉल्यूम बढ़ा दिए मतलब अब इसको खोल के यहाँ तक कर दिए। अब इनको और स्पेस मिल गया, और स्पेस मिल गया तो अभी आराम से ऐसे रहेंगे, ठीक। अब आराम से रहेंगे तो अब और कम कोलिजन होगा, जितना ज़्यादा स्पेस होगा मूव करने के लिए, टक्कर उतनी कम होगी, भीड़ और उतनी ही कम हो जाएगी, भीड़ कम होगी, टक्कर कम होगी। तो आप समझ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन, थर्मल एनर्जी सब कम हो जाएगा, भीड़ भाड़ कम, एनर्जी, ऊर्जा कम, शांत एकदम माहौल, तो इंटरनल एनर्जी थोड़ी घट जाएगी, ठीक। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखे हैं कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, ये क्या एक्सपेंशन का केस था, वॉल्यूम बढ़ा दिए तो देखो इंटरनल एनर्जी घट गई, डिक्रीजेज, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज। यहाँ पे क्या था, कंप्रेशन था, यहाँ पे क्या था, कंप्रेशन था, प्रेशर बढ़ा रहे थे, है ना, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर गया। तो ये सब कॉन्सेप्ट पे बेस आईटीजेम में सवाल आ चुके हैं और भविष्य में भी आएंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है फ्री एक्सपेंशन, उस पर भी आईटीजेम में सवाल पूछ चुका है ना। एक कॉन्सेप्ट होता है फ्री एक्सपेंशन, फ्री गैस एक्सपेंशन है। फ्री गैस एक्सपेंशन, तो फ्री गैस एक्सपेंशन में क्या होता है, देख रहे हो गैस पूरा फ्री है, एक्सपेंशन हो रहा है, समझ रहा है। तो फ्री गैस एक्सपेंशन में जो वर्क डन होता है वो जीरो हो जाता है। क्यों, गैस करो क्यों होगा, वाई। आईटीजेम 2019 का ये सवाल भी है, आईटी खड़गपुर ने क्वेश्चन सेट किया था जेएम 2019 में, और ये एक सवाल था 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स का ये सवाल था। अब बताओ क्यों, ठीक, तुम्हारा होमवर्क रहा, बट याद रखना फिलहाल इसका आंसर ढूंढ लेना। तो ये थे कुछ। अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट प्रोसेसेस में वर्क डन क्या होता है, वर्क डन फॉर डिफरेंट प्रोसेस, वर्क डन एट in different processes, ठीक। तो मैं प्रोसेस का नाम लिख देता हूँ एक साइड में, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, सो सबसे पहले आइसोक्रोइक में जीरो होता है वर्क डन, सबको मालूम है ना। जो ये सब आइडियल गैस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अभी किसके लिए बात कर रहे हैं, आइडियल गैस। हम जब कुछ भी नहीं बोल रहे हैं मतलब आइडियल गैस, जब रियल गैस कहीं पे किसी चीज़ का हम जिक्र करेंगे तो हम लिखवा देंगे कि ये भैया रियल गैस के लिए, लेकिन इन जनरल हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, मतलब आपको क्या समझना है, आइडियल गैस। ठीक है, सो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बारीकी से पढ़ना है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ कर दोगे तुम हर जगह। यही सब फॉर्मूला मत यूज करना, कॉन्सेप्ट याद रखो, ये सब आइडियल गैस के लिए। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो, आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन होता है कांस्टेंट प्रेशर P और चेंज इन वॉल्यूम VT माइनस V1, V2 माइनस V1। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है वर्क डन, नंबर ऑफ मोल R T ln V2 बाई V1।
या इसी को NRT-ln P1/P2 भी लिखते हैं। ठीक, NRT-ln V2/V1 या फिर इसी को NRT-ln P1/P2 भी बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अगर रियल गैस हो, W फॉर रियल गैस, तो ये हो जाता है NRT-ln V2 माइनस V/V1 माइनस B प्लस n² A 1/V2 माइनस 1/V1। दिस इज द वर्क डन फॉर रियल गैस। आइसोथर्मल में है ना, कैसा प्रोसेस हो, आइसोथर्मल प्रोसेस हो, तो आइडियल गैस के लिए ये इक्वेशन है इसमें, और रियल के लिए ये है। देखो इसमें क्या है, पहला टर्म कुछ सिमिलर है, NRT-ln V2/V1 V2/V1 माइनस B कर देना। B क्या है पता है ना आपको, और A जो रियल गैस का इक्वेशन मैंने पहला लेक्चर में बताया था उसमें A B कांस्टेंट दो दिख रहे थे आपको, वही है यहाँ पे ना। और सेकेंड टर्म है n² A 1/V2 माइनस 1/V1। n इज द नंबर ऑफ मोल। ठीक, ओके। कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है नंबर ऑफ मोल निकालने में, उसका मैं कॉन्सेप्ट वही बताऊंगा। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन लिख लेता हूँ। इसमें W होता है, एक तो होता है P1/V1 माइनस P2/V2 बाय गामा माइनस 1। इसी को अगर 1 माइनस गामा कर दोगे तो यहाँ ये उल्टा हो जाएगा, है ना। तो बच्चे कुछ कंफ्यूज रहते हैं, कुछ नहीं है यार, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, दोनों का मतलब एक ही है ना। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं आप टेम्परेचर के टर्म में, NR बाई गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, या फिर NR T2 माइनस T1, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस गामा। ये दोनों आइडियल के लिए ही है, ये मत समझ लेना एक रियल के लिए, आइडियल गैस है ना। एक टेम्परेचर के टर्म में, दूसरा प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में। ठीक, मेरी बातें समझ रहे हैं आप लोग, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। P1/V1 माइनस P2/V2 बाई गामा माइनस 1, और यहाँ पे NR गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको मालूम है डेल्टा Q 0 होता है, हीट एक्सचेंज 0, उस चीज़ को आप भूलेंगे नहीं। ठीक, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आइसोकोरिक प्रोसेस है इसमें जो देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ, तो डी क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा W प्लस डी यू। आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क डन 0, तो यहाँ पे जो डेल्टा क्यू होता है वही हमारा डी होता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे किसके बराबर होता है, चेंज इन हीट के बराबर। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, बेशक ध्यान रखेंगे। यहाँ से हम लोग डी यू निकाल लेते हैं कि ये भी फॉर्मूला होता है NCV/dt, और अगर आप डेल्टा क्यू चाहें तो उसकी भी फॉर्मूला सेम NCV/dt। यहाँ से दो फॉर्मूले आ गए जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डी यू इज NCV/dt, आप समझ रहे हैं, n नंबर ऑफ मोल है, CV क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड दिस द टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा क्यू भी NCV/dt होता है, क्यों, क्योंकि डेल्टा क्यू और डी यू क्या है, बराबर है। तो अगर डी यू ये है तो डेल्टा क्यू यही होगा। दिस इज़ द वेरी, मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस का ना कुछ विशेष गुण है जो आइसोबारिक में नहीं होता है। आइसोबारिक में क्या होता है, आइसोबारिक में जो डी यू है, मतलब डेल्टा क्यू है, यहाँ पे ये NCP/dt होता है, डेल्टा क्यू यहाँ पे NCP/dt होता है। बट हेयर यहाँ पे आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो आप यहाँ पे डी यू को भी NCP/dt नहीं लिख सकते हैं, दिस इज नॉट वैलिड हियर, माइंड इट। बट यहाँ पे डी क्यू NCP/dt था तो आप डी यू भी NCP/dt लिख लिए, कितना आसानी से चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लिए। तो ओरिजिनल ये है और इसके चलते ये आता है। ठीक है, कायदा से दोनों में ओरिजिनल किसका मेन, ये आता कहाँ से, अरे यहाँ से आता है। देखो CV क्या था, डेल्टा क्यू dt है ना, ये था। तो डेल्टा क्यू CV/dt आ गया, n मोल के लिए NCV/dt। अब चूंकि इस आइसोकोरिक प्रोसेस का एक विशेष प्रॉपर्टी है कि वर्क डन 0 होता है, तो डी और डेल्टा क्यू बराबर होता है, मतलब जो डेल्टा क्यू है वही डी होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे डेल्टा क्यू तो NCP/dt होता है, यहाँ पे डेल्टा क्यू NCV/dt होता है, लेकिन यहाँ डी यू भी NCV/dt होता है, लेकिन यहाँ डी यू NCP/dt नहीं होता है।
इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी को फंसा के थोड़ा घुमा के जेस्ट 2020 में सवाल पूछ दिया था। जेस्ट 2020 का देखना एक सवाल होगा वहाँ पे क्वेश्चन में, इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे घुमाया था। बच्चे गलती भी कर दिए है ना। ठीक, तो आपको ये चीज़ बहुत है ना अच्छे से ध्यान रखना है। और CP माइनस CV इक्वल टू NR, ये तो मेयर्स फार्मूला आपको पता ही होना चाहिए। CP माइनस CV इक्वल टू R, याद मत रखना, R तो 1 मोल के लिए होता है ना, इन जनरल N मोल के लिए ये होता है, लेकिन ये आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए अभी सब बात हो रहा है ना, ध्यान रखना ये सब। NR है ना, CP माइनस CV इक्वल टू NR, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना। N मत बोलना, नंबर ऑफ मोल, बस तुम RR याद रखता है। अरे वो जनरल स्पेशल केस है 1 मोल के लिए, जनरली तुमको NR याद रखना चाहिए। क्वेश्चन में किसी भी मोल के लिए पूछ सकता है ना। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक कॉन्सेप्ट है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल। बच्चे इसमें भी बहुत उलझे रहते हैं है ना, बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं और नंबर ऑफ मोल सही से पुट नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते उनका पूरा खेल बिगड़ जाता है। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल, ठीक है, तो इसको थोड़ा समझ ही लेते हैं हम लोग। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल निकालने का 2 तरीका है। एक तो गिवन मास बाय मोलर मास है ना, गिवन मास बाय मोलर मास, एक तो ये तरीका है। या दूसरा तरीका है क्वेश्चन में आइडियल गैस इक्वेशन, यहाँ से n निकाल लो। अगर ये सब कुछ दिया हुआ है PVT और R आपको मालूम है, तो यहाँ से प्लीज़ माइंड दिस 2 थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो, जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी वर्क डन, हीट एक्सचेंज, एंट्रोपी, स्पेसिफिक हीट जो भी निकाल रहे हैं, वो कितने मोल गैस के लिए निकाल रहे हैं, है कि नहीं। कितना इंपॉर्टेंट है कि गैस कितना है, गैस इतना है, गैस इतना है, कितना मोल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है और बच्चे इसी को गलती कर देते हैं। वो अक्सर n लगाने भूल जाते हैं फार्मूला में, उनको बचपन से आदत है CP माइनस CV इक्वल टू R, NR थोड़ा आदत है ना। तो ये गलती आप नहीं करेंगे आज के बाद। n का बहुत इंपॉर्टेंस है। सोचो ना कि आपको पैसा दे रहे हैं हम, आप हमारे यहाँ काम करते हैं, हम आपको पैसा दे रहे हैं, कितना दिन काम किए आप, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हम 10 रुपये पकड़ा दिए, काम किए थे आप 1 साल, वो हम नहीं पूछें कितना साल काम किया था, हम सीधा 10 रुपये पकड़ा दिए, आप गुस्सा हो जाओगे। क्यों? बोलो अरे हम तो 1 साल काम किए थे। थर्मोडायनामिक्स का भी आंसर गलत हो जाएगा, बोलेगा अरे हम तो 5 मोल के लिए पूछ रहे थे, अरे हम तो 2 मोल के लिए बोल रहे थे, आप तो 1 मोल के लिए निकाल दिए, हम 0.5 मोल के लिए बोल रहे थे। तो n निकालना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो क्वेश्चन पढ़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ कितना मोल के लिए बात कर रहा है। जनरली क्वेश्चन में दे देता है, कई बार नहीं देता है, कई बार मास दे देता है कि 5 ग्राम ऑफ H2O। अब 5 ग्राम ऑफ H2O मतलब गिवन मास हो गया 5 ग्राम, और H2O से आप उसका मोलर मास फार्मूला से निकाल लीजिए। H का 1 होता है, तो H2 का कितना हो गया 1 × 2, 2 HH2, तो 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, होता है ना 16 मोलर मास, तो 16 2 18, तो अब 5 ग्राम ऊपर में और 18 नीचे, इनको काटिए तब आएगा नंबर ऑफ मोल। ठीक, ऐसे। और दूसरा एक तरीका है कि मास उस कुछ नहीं गिवन है, तब फिर मान लो प्रेशर गिवन है गैस का, टेम्परेचर इतना, प्रेशर इतना, वॉल्यूम इतना, तो आप PV इक्वल टू NRT यूज करके आप तुरंत n निकाल लीजिए। और अगर बोल दिया क्वेश्चन में डायरेक्टली n, तब तो कोई बात ही नहीं है, तो मौज करो, मस्ती करो हैं। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, वरना आंसर खास करके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में गलत हो सकते हैं अगर आपने वहाँ n का ख्याल नहीं रखा तो। चाहे वर्क डन निकाल रहे हो, चाहे एंट्रोपी निकाल रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स में स्पेशली। हाँ ठीक, मुझे लगा कि इस पे थोड़ी मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये सिल्ली मिस्टेक है, लोग करते हैं, हमने बात किया है।
नेक्स्ट जो है आई थिंक कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, हाँ, एडियाबेटिक कांस्टेंट में ही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको याद रखनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो बताने जा रहे हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में ये रिलेशन होता है पी भी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, होता है ना। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं P1 V1 का पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 का पावर गामा। गामा क्या है? एडियाबेटिक फैक्टर CP/CV। और कल हम लोग बहुत अच्छे से पहला लेक्चर में CP/CV निकालने सीखे हैं, यानी गामा निकालने सीख चुके हैं। इससे एक्चुअली ये तो P और V में रिलेशन हो गया, आप क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। दूसरा P और T का क्या होगा? P और T में रिलेशन चाहिए तो ये तो P और V में, तो यहाँ देखो P को रहने दो, V को क्या लिख सकते हो आप? आइडियल गैस इक्वेशन यूज करो, PV इक्वल टू nRT होता है, तो यहाँ से आप V लिखोगे तो ये हो जाएगा nRT/P। तो nRT/P का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से देखो P एक ऑलरेडी है और ये P का पावर गामा, तो P का पावर 1 माइनस गामा, और ये nR सब कांस्टेंट है, उधर चला जाएगा T का पावर गामा। तो ये हो गया, ये एक रिलेशन आ गया P और T में। अब इसी को हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, P1 1 माइनस गामा T1 गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 का पावर गामा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा क्या हो जाएगा? V और T में रिलेशन बताइए। तो P को रहने V का पावर गामा को रहने दो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P को क्या लिख सकते हो? nRT/V, nRT/V। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? nR 1R सब उधर चला जाएगा, सिर्फ T और ये V का पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जनरलाइज क्या बन जाएगा? T1 V1 का पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 का पावर गामा -1। तो इनको आपको ना रटना नहीं है, डोंट ट्राई टू रटना, है ना, रटने का ट्राई नहीं करें। इनको ऐसे ये याद रखो और ये लॉजिक याद रखो कहाँ से आता है। फटाफट एग्जाम में 1 मिनट भी नहीं लगेंगे, 30 सेकंड में आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, देख लेना क्वेश्चन में कि कौन से 2 पैरामीटर दिए हैं, 3 दे देगा। T1 इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम दे देगा, फाइनल टेम्परेचर पूछ लेगा। इनिशियल प्रेशर दे देगा, इनिशियल वॉल्यूम दे देगा, फाइनल प्रेशर भी दे देगा, फाइनल वॉल्यूम पूछ लेगा, है ना। तो उस गैस के लिए मोनो एटॉमिक है कि डायटोमिक, मोनो का सीधा आपको गामा याद रखना है 1.67, डायटोमिक का सीधा गामा 1.4 याद रख लेना है ना। और अदर कोई स्पेशल केस है तो कैलकुलेट कर लीजिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम सिखाएं आपको, FR/2 फार्मूला होता है CB का, बाकी CP आप फार्मूला से यूज कर सकते हैं। एनीवे, उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जैम में आ चुका है, बहुत जैम जेस्ट में, और आने की भी संभावना है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई कर लेंगे। ठीक, एक्सपेंशन का मतलब होता है कूलिंग और कंप्रेशन का मतलब हीटिंग, ये तो बच्चों को पता ही है। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस में तुमको ये बताने भूल गए कि जो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन क्या होता है, ड्यू जो होता है वो माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू होता है। यानी आप वर्क डन निकाल लिए, उसी में एक माइनस साइन लगा दीजिए, तो वही हो गया आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आपको मालूम ही होगा, लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज 0 होता है, तो जो भी वर्क डन है वो माइनस ऑफ इंटरनल एनर्जी है ना। समझ पा रहे हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए विशेष प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रहना चाहिए, है ना, वरना आप गलती कर देंगे। ठीक है, ओके, वेल, नेक्स्ट जो मुझे लग रहा है आपको याद रहना चाहिए वो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट आपको एक टर्म याद रखना है। अभी मैंने ES का बात किया था, ET का भी बात किया था, इन्हीं का उल्टा हो जाएगा BT और BS, और ये लोग जो हैं गामा के बराबर होते हैं, यानी CP/CV के बराबर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ देता है। ES क्या है? याद करो,
एडियाबेटिक इलास्टिसिटी, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी, और ये क्या था, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। बीटी क्या था, आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी, जस्ट उल्टा, एस है तो 1/βs हो जाएगा, ईटी के जगह पे 1/βt हो जाएगा, बीटा टी ऊपर चला जाएगा, है ना। ये इनका जो रेशियो है ये गामा के बराबर होता है, एडियाबेटिक फैक्टर है यार, गामा किसके बराबर, CP/CV के बराबर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, यू शुड रिमेंबर, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। यहाँ पे हम लोग इंट्रोपी का बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। इंट्रोपी से पहले सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में थोड़ा हीट इंजन की बात कर लेंगे हम लोग। दी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, है ना, ठीक है। वेल सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में पहले तो आपको इफिशिएंसी याद रखना है हीट इंजन का। हीट इंजन, इसका इफिशिएंसी याद रखना है, ये होता है W नेट, नेट वर्क डन। अगर आप नेट वर्क डन निकाल लिए जो कि आउटपुट है हमारा, वर्क डन जो भी सिस्टम मशीन जो काम करता है वो हमारा आउटपुट है, वो हमको मिलता है ना, मेरे लिए काम किया, और हम उसको हीट सप्लाइड देते हैं ना, हीट देते हैं, हीट सप्लाइड जो कि इनपुट है ना। हीट सप्लाइड किसका काम करता है, इनपुट। तो आउटपुट बाय इनपुट इज द इफिशिएंसी, नेट वर्क डन बाय हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड है ना, यानी कि W नेट बाय जो भी हम हीट सप्लाइड, जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं हीट, इन दोनों का रेशियो को ही क्या कहते हैं, इफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। हीट सप्लाइड मतलब Q1, हम लोग ये जनरल Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हीट दिए Q1 सिस्टम को और ये निकाल दिया, रिलीज, कई बार रिलीज भी करता है, Q2 रिलीज करता है, तो दिया हुआ क्या है, सप्लाई कौन सा किए, Q1, इसलिए Q1 भी लिखते हैं, ठीक, डोंट गेट कंफ्यूज। इसी चीज़ को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 बाय Q1, या 1 माइनस Q2 बाई Q1, या इसी को 1 माइनस T2 बाई T1 भी लिखते हैं। अब समझाते हैं Q1 Q2 T1 T2 क्या है। T1 जो है, T2 सिंक का टेम्परेचर है, सिंक टेम्परेचर, T1 सोर्स टेम्परेचर, और आपको मालूम है कि सोर्स टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है किससे, सिंक टेम्परेचर से। तो ये आपको एकदम बेसिक ध्यान रखना चाहिए। Q1 हीट सप्लाइड है और Q2 हीट रिलीज है ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे। Q1 इज हीट टेकन एंड Q2 इज हीट रिजेक्टेड, ओके। वेल तो इसका मतलब क्या हो गया, W एक्चुअली देखो हम लोग Q1 हीट दिए, रिजेक्ट कर दिया Q2, तो काम कितना किया, दिए थे Q1, वो बर्बाद कर दिया Q2, तो जो दोनों का डिफरेंस जो बचा वही काम किया। तो W एक्चुअली किसके बराबर है, वर्क डन Q1 माइनस Q2, इसीलिए हम लोग देखो W की जगह पे Q1 माइनस Q2 लिखे और ये Q1 का Q1, ठीक। इसको ऐसे समझो ना, 10 जूल दिए, 2 जूल बर्बाद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो काम कितना किया, 10 माइनस 2 यानी 8 जूल काम किया। तो W इज एक्चुअली Q1 माइनस Q2, ठीक है। इफिशियंसी हमेशा लेस देन 1 होता है, ये भी ध्यान रखना है। इफिशियंसी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, हमेशा लेस देन 1 होगा। दूसरा क्या याद रखना है कि आइडियल, रियल आइडियल केस के लिए देखो Q2 बाई Q1 के जगह पे हम लोग यहाँ क्या लिख दिए, T2 बाई T1। ये सॉल्व करने से आता है, हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है आइडियल केस के लिए Q2 बाई Q1 इज मस्ट बी इक्वल टू T2 बाई T1। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देखो Q1 Q2 और T1 आपको मालूम है, तो इस रिलेशन से आप T2 निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी 4 में से अगर 3 वेरिएबल हम आपको दे दें तो आप एक वेरिएबल बहुत आसानी से बता सकते हैं, है कि नहीं। इतना आसान है ये,
और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत इस्तेमाल है हीट इंजन के क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट, इफिशियंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये तो हीट इंजन का हो गया। नेक्स्ट, इफिशियंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर, है ना। रेफ्रिजरेटर का इफिशियंसी, इसको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी बोलते हैं, COP, और ये जस्ट उल्टा होता है, हीट रिजेक्टेड बाय नेट वर्क डन। वहाँ पे था वर्क डन बाय हीट सप्लाइड, यहाँ पे होता है हीट रिजेक्टेड Q2 बाय वर्क डन। और इसको थोड़ा अगर ढंग से लिखना चाहें तो Q2 को रहने दीजिए, वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं, या इसी को T2 और ये T1 माइनस T2 ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये है COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का। इनसाइड या हीट रिमूव, Q2 का मतलब होता है, कई बार न्यूमेरिकल में इनसाइड हीट का बात करता है तो आप पहचान नहीं पाएंगे वहाँ। तो इनसाइड हीट का मतलब है Q2, या फिर रिमूव, हीट रिमूव या रिजेक्टेड या इनसाइड वर्ड ये सब यूज करें तो समझ लेना Q2 है। Q1 के लिए कैसे वर्ड यूज होते हैं, हीट एब्जॉर्ब या आउटसाइड। हाँ डेफिनेटली, हीट एब्जॉर्ब यानी एब्जॉर्ब का बात करें, अप्लाइड का बात करें, सप्लाइड का बात करें, या फिर आउटसाइड हीट का बात करें तो वो है Q1। ये सब टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके न्यूमेरिकल में ऐसे टर्म यूज होते हैं, आप पकड़ नहीं पाएंगे। T1 का मतलब आउटसाइड टेम्परेचर, T2 का मतलब इनसाइड टेम्परेचर। यहाँ पे भी देखो भाई, Q2 अगर इनसाइड है तो ये भी इनसाइड वर्ड होगा। तो कई बार इनसाइड टेम्परेचर बोल देता है कि रूम के अंदर या रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर का टेम्परेचर ये, सराउंडिंग मतलब रूम के अंदर का टेम्परेचर ये है, बाहर का टेम्परेचर ये है, तो आप वहाँ ना पकड़ नहीं पाते हैं। देखो टेम्परेचर का वर्ड से एक पकड़ लो, इनसाइड मतलब T1, आउटसाइड मतलब T2, या फिर दूसरा टेम्परेचर पकड़ने का लॉजिक है कि जो बड़ा होगा वो T1 होगा और जो छोटा होगा वो T2 होगा। लेकिन ये इनसाइड आउटसाइड वर्ड याद रखना। इन जनरल हम लोग का परसेप्शन क्या बनता है, इन जनरल कि हीट रिजेक्टेड मतलब बाहर, आउटसाइड, तो तुम लोग Q2 का आउटसाइड समझ लेता है, और यही लोग गलती करता है न्यूमेरिकल में। लेकिन जब हीट आउटसाइड दिया है इसका मतलब वो Q2 नहीं है, वो Q1 है। Q1 इज द आउटसाइड, Q2 इज द इनसाइड। जस्ट रिवर्स याद रखना है ना, तुम्हारा जो कॉमन सेंस बनेगा उसका उल्टा यहाँ पे होता है, ठीक, ओके। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 1 से बड़ा हो सकता है, COP जो है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इफिशियंसी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। एक यहीं पे आता है केल्विन, प्लैंक और क्लाउसियस स्टेटमेंट। केल्विन और क्लाउसियस स्टेटमेंट आता है, इसको इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, केल्विन क्लाउसियस इनइक्वालिटी। तो ये कहते हैं कि नो प्रोसेस, इनका स्टेटमेंट है कि नो प्रोसेस पॉसिबल, नो प्रोसेस आर पॉसिबल फॉर व्हिच डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W। कोई भी ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसमें हम जितना हीट दिए उतना वर्क डन हो जाएगा। मतलब हम 10 जूल दिए, सिस्टम को अप्लाई किए, रिजेक्टेड 0, काम हो गया पूरा 10 का 10 जूल। तो ऐसा संभव नहीं है, कोई सा प्रोसेस नहीं है जो बिना कुछ रिजेक्ट किए, वेस्ट किए, एकदम जितना हम हीट दिए उतना ही हमको वर्क डन करके दे दिया। संभव नहीं है, इन जनरल भी है ना, नेचर में। तो क्लाउसियस और केल्विन का स्टेटमेंट है, इसको भी ध्यान रखना। नो, और दिस इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज द एक्चुअली ओरिजिन और यू कैन से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी सीरीज में एक और बात है, दैट इज कार्नोट्स थ्योरम। कार्नोट्स थ्योरम क्या बोलता है कि द इफिशियंसी ऑफ द इरिवर्सिबल और इफिशियंसी ऑफ द रिवर्सिबल इंजन्स में कौन ज़्यादा होगा। तो दैट इज नोन एज कार्नोट्स थ्योरम। ये कहता है कि भैया जो इफिशियंसी है रिवर्सिबल इंजन की, ये हमेशा इरिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी से ज़्यादा होता है। दिस इज कार्नोट्स थ्योरम एंड दिस इज ट्रू। इसी को दूसरा ऐसे तरीका लिख सकते हैं कि सम ओवर ऑल Q बाई T इज
लेस देन इक्वल टू 0। दिस इज इंट्रोपी है ना, दिस टर्म ही आगे जाके अभी पढ़ेंगे, यही इंट्रोपी है। इंट्रोपी इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। सो कार्नोट्स थ्योरम, ईटा रिवर्सिबल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईटा इरिवर्सिबल, और फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इंट्रोपी इज लेस देन इक्वल टू 0। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमेशा इंट्रोपी इंक्रीज करता है, और जो प्रकृति में जो भी घटनाएं होती है वो इन जनरल इरिवर्सिबल होती है। क्योंकि रिवर्सिबल घटना का मतलब समझ रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है वैसा प्रोसेस जिसमें प्रोसेस तो हुआ, सिस्टम का काम तो हुआ, लेकिन वो सराउंडिंग में कुछ भी चेंजेज छोड़ता नहीं है। तो एकदम एग्जैक्ट पाथ को रिट्रेस कर लिया, लगभग इम्पॉसिबल। हम लोग कुछ भी काम करते हैं छाप छोड़ ही देते हैं पूरा। अब समझ रहे हो, तुम रास्ता में चल रहे हो, अब ये वैसे ही बात है कि रास्ता में चल रहे हो, छाप नहीं छोड़ रहे हो, तो क्या हवा में तो नहीं उड़ रहे हो, समझ रहे हो। तो मतलब परफेक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस होना बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब आइडियल केस है वो। रियलिटी में जितने केमिकल प्रोसेस एंड ऑल ये सब नेचर में जो भी घटनाएं घटती है सब लगभग सब इरिवर्सिबल है। बारिश होती है, क्या जितना बारिश होती है एग्जैक्ट उतना ही इवेपोरेशन होके जाता है हर साल? नहीं, कुछ कम, कभी चला गया, कभी ज़्यादा बारिश आया, कभी इवेपोरेशन ज़्यादा होके ऊपर बारिश गया। समझ रहे, वाटर साइकिल का हम बात कर रहे हैं अर्थ में। तो इरिवर्सिबल एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है यूनिवर्स में जनरली जितना भी रिएक्शंस हैं, प्रोसेस हैं वो सब, यानी कि यूनिवर्स का इंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में इंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन 0। तो हमेशा यूनिवर्स का इंट्रोपी इंक्रीज करता है। बट रिवर्सिबल प्रोसेस में इंट्रोपी हमेशा लेस देन 0 होता है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल प्रोसेस इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर है तो फिर उसमें 0 होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में ही इफिशिएंसी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या, वैसा प्रोसेस जिसमें रिजेक्ट कम हुआ, जितना एकदम एग्जैक्ट जितना आया उतना गया टाइप का है ना। इरिवर्सिबल मतलब जितना दिया कुछ बर्बाद कर दिया, फेंक दिया, उड़ा दिया, कुछ यूज किया, तो उसमें थोड़ा इफिशिएंसी घट जाएगा। तो इसीलिए अगर रिवर्सिबल इंजन आप बना पाए तो डेफिनेटली उसका इफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा होगा। किससे? इरिवर्सिबल से। सो दिस इज कार्नोट्स थ्योरम, यू कैन रिमेंबर इट बाय कॉमन एनालॉजी एज वेल। ओके, दिस इज ऑल अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा कुछ लोगों के स्टेटमेंट देख लिए, क्लाउसियस, केल्विन और कार्नोट्स। अब हम लोग बढ़ते हैं इंट्रोपी। इंट्रोपी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में जो सवाल आता ही आता है। ऐसा हो नहीं सकता कि इंट्रोपी से किसी एग्जाम में सवाल ना आए, मतलब रेयर है कि नहीं आएगा। इन जनरल एक सवाल बेटा नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी तुम लोगों का क्वेश्चन सेट हो चुका होगा, एक क्वेश्चन तो होगा। तो सबसे पहले इसके बारे में याद रखना है कि पाथ इंडिपेंडेंट होता है ये, मतलब ये भी कैसा है, स्टेट प्रॉपर्टी है। स्टेट प्रॉपर्टी है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा अभी हमें आपको बताएं कि फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इंट्रोपी कांस्टेंट यानी कि डेल्टा एस यानी कि डी एस ये 0 होता है, ठीक, एडियाबेटिक में। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो चेंज इन इंट्रोपी हम लोग यहाँ पे देखो, थर्मोडायनेमिक्स में ना हम लोग एग्जैक्ट इंट्रोपी एस नहीं कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन इंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। जब आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आएंगे तो वहाँ आप एग्जैक्ट इंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे बाय फार्मूला एस इक्वल टू के एल एन ओमेगा। महान बोल्जमैन साहब का रिलेशन है ये, है ना। तो वहाँ हम लोग डायरेक्ट एग्जैक्ट इंट्रोपी, अभी इधर थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ चेंज इन इंट्रोपी, ठीक। तो चेंज इन इंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन भी पूछता है चेंज इन इंट्रोपी कैलकुलेट करने, कभी आपको एग्जैक्ट इंट्रोपी नहीं पूछेगा। सो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल क्यू आर बाई टी, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस का हीट चेंज बाय टेम्परेचर। तो हीट चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस बाय टेम्परेचर, इसको आप दूसरा ऐसा भी लिख सकते हैं, डी एस या डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 से 2 डेल्टा क्यू आर बाई टी। इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, है ना, टोटल चेंज निकाल सकते हैं। ये इंटीग्रेशन मतलब ये नहीं कि हम एस निकाल लें, टोटल चेंज ही निकाल रहे हैं, टोटल चेंज इन एंट्रोपी निकाल रहे हैं। या फिर इसको ऐसा भी S2 माइनस S1, इसका मतलब वही हुआ, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एस विल सेम फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल। इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये मैग्नीट्यूड डी एस, ये रिवर्सिबल और दोनों इरिवर्सिबल दोनों के लिए मैग्नीट्यूड सेम होता है ना। मैग्नीट्यूड रिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस, दोनों के लिए सेम होता है। तो कभी भी
आपसे रिवर्सिबल प्रोसेस का एंट्रोपी बोले निकालने, तो आप रिवर्सिबल प्रोसेस उसको मान के एंट्रोपी चेंज निकाल लो और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। ठीक, आंसर सेम। ओके, फॉर साइक्लिक प्रोसेस आपको मालूम है पाथ इंडिपेंडेंट है। अगर पाथ इंडिपेंडेंट है तो साइक्लिक प्रोसेस में फिर से क्या हो जाएगा, कांडो हो जाएगा, एस कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चेंज इन एंट्रोपी जीरो हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस में। तो साइक्लिक प्रोसेस में अगर चेंज इन एंट्रोपी जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू आर बाई टी ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। यही तो एंट्रोपी है। अच्छा, और रिवर्सिबल प्रोसेस में भी यही होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में भी चेंज इन एंट्रोपी जीरो होता है। क्यों रिवर्सिबल प्रोसेस में? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है, वही हो गया ना साइक्लिक प्रोसेस, जहाँ से निकला वहाँ आ गया, रिवर्स हो गया, एग्जैक्ट पाथ फॉलो कर लिया, है ना, एग्जैक्ट पाथ फॉलो कर लिया। तो रिवर्सिबल प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस दोनों में जीरो, चेंज इन एंट्रोपी जीरो। ओके, अब एंट्रोपी निकालने में तुम देख रहे होगे कि चेंज इन एंट्रोपी निकालने में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन है, ये है ना, हीट। तो अब हीट कैसे निकालें, तो एंट्रोपी का थोड़ा ट्रिक बताते हैं। डिफरेंट प्रोसेस के लिए हीट क्या होता है, कुछ बच्चे उसमें भी गलती करते हैं। मैं चाहता तो ये फार्मूला बता के भाग सकता था, तो अभी बहुत फास्ट हो जाता, लेकिन मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि ऐसा काम करूँ जिससे वाकई में आपको इस रिवीजन से कुछ फ़ायदा हो। तो आपको मालूम है डेल्टा क्यू का दो फार्मूला, एक MSDT और दूसरा ML। जनरली हम लोग चेंज इन एंट्रोपी निकालने में इन्हीं दो का यूज करते हैं। डेल्टा टी फार्मूला किसके लिए है, फॉर टू डिफरेंट स्टेट, फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर स्टेट, फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर स्टेट। और ये किसके लिए है, फॉर टू सेम टेम्परेचर स्टेट। फॉर एग्जांपल आपको कह दिया कि एक आइस है, वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे। अब आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर बॉईल करेगा, 100 मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल करेगा, इसका एंट्रोपी चेंज निकालिए। तो देखो ट्रिक प्रोसेस क्या होता है समझो। पहले -10 डिग्री सेल्सियस आइस से वाटर कहाँ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पे जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस आइस से वो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से जाएगा, हाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे पहले बॉयल होगा, फिर उसके बाद 110 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। ये 4 स्टेप होंगे। तो हमेशा -10 डिग्री सेल्सियस से वो पहले कहाँ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे जाएगा, फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे जाएगा, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करेगा, तब जाएगा वो कहाँ पे, 110 डिग्री सेल्सियस पे फाइनली पहुँचेगा। तो यहाँ पे आपको एंट्रोपी चेंज निकालना पड़ेगा DS1, यहाँ पे DS2, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा DS3, यहाँ पे निकालना पड़ेगा DS4। अब देखो यहाँ -10 है, यहाँ टेम्परेचर, यहाँ 0 है, तो टेम्परेचर सेम तो नहीं है, डिफरेंस है टेम्परेचर में। तो यहाँ का जो हीट चेंज होगा डेल्टा Q1, उसमें ये फार्मूला यूज होगा, डिफरेंट टेम्परेचर MSDT। यहाँ देखो 0 डिग्री टेम्परेचर चेंज है, टेम्परेचर दोनों स्टेट का डिफरेंट नहीं है, सेम है। तो इस केस में जो डेल्टा Q2 होगा वो ML होगा। यहाँ पे देखो टेम्परेचर 0, 10, 100 अलग अलग है, तो इस केस में जो डेल्टा Q3 होगा वो होगा MSDT। अच्छा, कई बार ना सवाल में 110 है तब तो तुम देख ही रहे हो, लेकिन कई बार ऐसे ही बोल देगा 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल। तो अब 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल से आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे निकालना है 110 पे मान लो, तो आपको क्या करना है, ये भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो यहाँ पे डेल्टा Q3 क्या होगा, MSDT। ठीक, चारों प्रोसेस का आप डेल्टा Q निकाल लीजिए। और टेम्परेचर क्या होता है मालूम है, जहाँ पे ये जा रहा है, जिस स्टेट में वो जा रहा है। हालांकि इसमें इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में आपको इंटीग्रेशन से एंट्रोपी निकालना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो इस केस में जो आपका DS1 होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन डेल्टा Q1 बाई T। डेल्टा Q1 को आप लिखेंगे
-dT/T, और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ चेंज कर रहा है, -10 से 0। केल्विन में बदल लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, हमेशा ऐसा यूनिट में काम करना चाहिए। -10 + 273 तो 263, और ये 0 + 273 273। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 1 dT/T ln T हो जाएगा ना। इस केस में क्या होगा, ds2 आप कैसे निकालेंगे, तो इस केस में ये डेल्टा Q2/T हो जाएगा। इस केस में इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं है, डेल्टा Q2 को आप सीधा ml लिख लो, और टेम्परेचर का कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों का 0 0 है, तो 0 डिग्री सेल्सियस किसी एक टेम्परेचर को लो, 0 डिग्री सेल्सियस + 273 तो ml, और ये 273 केल्विन है ना, ऐसा यूनिट। यहाँ फिर इंटीग्रेशन होगा, यहाँ भी इंटीग्रेशन होगा, ठीक। और ये S जो है वो दिया रहता है। इस केस में अभी आइस है तो आइस का S दिया रहेगा, वाटर का S दिया रहेगा, बॉइलिंग का S दिया रहेगा, जिसका जिस प्रोसेस का है उस प्रोसेस का S या लेटेंट हीट दिया रहता है, ठीक। तो ये था कॉन्सेप्ट, हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। This type of questions are very basic and very important. ओके, एक आता है लॉ ऑफ मिक्सचर। लॉ ऑफ मिक्सचर है, दो गैस को मिला रहे हैं, अब उसमें इंट्रोपी या वहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। तो जो हीट है डेल्टा Q इनिशियल डेल्टा Q फाइनल के बराबर होगा, मतलब टोटल हीट एक्सचेंज मस्ट बी 0। तो इनिशियल फाइनल का सम 0 होता है, इसको ढंग से लिखोगे तो ms T फाइनल माइनस T1 मस्ट बी इक्वल टू ms T फाइनल माइनस T2, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हैं ms TF माइनस T1 इज इक्वल टू ms T2 माइनस TF। हमने उधर ले गया, नेगेटिव आएगा तो हमने इसको रिवर्स कर दिया, TF माइनस T2 को T2 माइनस TF कर दिया, इसलिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पूछता है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है T1 पे, दूसरा है T2 पे, दोनों को मिलाएं आपस में, थर्मल इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया TF में, तो व्हाट विल बी द TF। सो यूज दिस कॉन्सेप्ट, टोटल हीट इनिशियल प्लस हीट फाइनल चेंज, हीट चेंज इनिशियल हीट चेंज फाइनल का सम 0, ठीक। हीट शुड बी कंजर्व ना। तो S क्या है, स्पेसिफिक हीट है, मतलब हाँ स्पेसिफिक हीट है, तो वो आपको दिया रहेगा, मास ऑब्जेक्ट का दिया रहेगा। अलग अलग अगर मास होगा तो फिर ये भी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, M1S1 भी हो सकता है, M2S2 भी हो सकता है, अलग अलग मास अलग अलग सिस्टम, है ना। जेम में इसमें खूब सवाल आया हुआ है, ये इंट्रोपी का जो भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उस सारे कॉन्सेप्ट पे जेम में देखना, प्रीवियस ईयर में 2005 तक का अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आया हुआ है। अब 2012 का क्वेश्चन मत, पूरा 5 तक का क्वेश्चन देखो, तब मजा आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इससे क्वेश्चन आया हुआ है जेम में, 2014 में भी आया हुआ है, इससे शायद नहीं 2014 में नहीं आया हुआ है, आई एम सॉरी। ओके, सो बाकी का हम लोग कल देखेंगे, कल के क्लास में। कल कोशिश करेंगे कि जल्दी से इंट्रोपी निपटा दें हम, और थोड़ा सा इनसेम्बल है, सॉरी इनसेम्बल में कह रहा हूँ, ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं, इनको निपटाएंगे, और देन थोड़ा स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स मैं सोच रहा हूँ कि बता दूँ आपको, ठीक है बच्चों। तो कल हम लोग मिलते हैं, एक लास्ट क्लास होगा कल, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के नाम से वो लेक्चर कल का आएगा, लेकिन उसमें हम लोग कल थोड़ा आधा घंटा थर्मोडायनेमिक्स बात करेंगे, फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की ओर जाएंगे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स एंड देन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, राइट, ओके। सो मिलते हैं कल के क्लास में। कल इंट्रोपी थोड़ा सा बचा है, फिनिश करेंगे, और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जल्दी से फिनिश करेंगे फटाफट स्पीड में, और फिर थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अगर थोड़ा सा हो पाएगा तो उसको देख लेंगे, कुछ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देख लेंगे स्पेशली, जो आपको याद होने ही चाहिए। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।